India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि माता पिता और सीनियर सिटीजन के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत न्यायाधिकरण को सीनियर सिटीजन की संपत्ति से बच्चे को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है यदि सीनियर सिटीजन के भरण पोषण के दायित्व का उल्लंघन होता है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने 80 वर्षीय व्यक्ति और उनकी 78 वर्षीय पत्नी द्वारा दायर अपील स्वीकार की और बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उनके बड़े बेटे के खिलाफ पारित बेदखली के निर्देश को अमान्य कर दिया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिनियम सीनियर सिटीजन की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करके उनकी दुर्दशा को दूर करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसके प्रावधानों की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इसके कल्याणकारी उद्देश्य को बढ़ावा दे। अदालत ने कहा कि अधिनियम की रूपरेखा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि यह कानून वृद्ध व्यक्तियों की दुर्दशा को दूर करने और उनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। कल्याणकारी कानून होने के नाते इसके प्रावधानों की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिए ताकि इसके लाभकारी उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। पूर्ववर्ती उदाहरणों को दोहराते हुए न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की कि भरण पोषण न्यायाधिकरणों को किसी बच्चे या रिश्तेदार को बेदखल करने का आदेश देने का अधिकार है जब वे सीनियर सिटीजन के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि सबसे बड़े बेटे प्रतिवादी नंबर 3 आर्थिक रूप से सक्षम है और व्यवसाय चलाता है। उसने अपीलकर्ता और उसकी पत्नी की मुंबई में 2 संपत्तियों पर कब्जा कर लिया और उत्तर प्रदेश चले जाने के बाद बुजुर्ग माता पिता को उनमें रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बेटे ने अपने माता पिता को उनकी संपत्ति तक पहुंचने से रोककर अपने वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया, इस प्रकार अधिनियम के मूल उद्देश्य को विफल किया। अपीलकर्ता 80 वर्षीय सीनियर सिटीजन कमलकांत मिश्रा ने अपनी 78 वर्षीय पत्नी के साथ अपने बड़े बेटे द्वारा उनकी संपत्तियों कमरा नंबर 6 नगीना यादव चौल और राजू स्टेट बंगाली चौ मुंबई में एक कमरा, इस पर कब्जा करने के बाद राहत की मांग की। 12 जुलाई 2023 को माता पिता ने अधिनियम की धारा 22, 23 और 24 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें भरण पोषण और बेदखली की मांग की गई। इस मामले में न्यायाधिकरण ने 5 जून 2024 को माता पिता के पक्ष में बेदखली और 3,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया गया, जिसे बाद में अपीलीय प्राधिकारी ने 11 सितंबर 2024 को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने इन आदेशों में यह माना गया कि न्यायाधिकरण के पास बेटे के खिलाफ बेदखली का आदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह भी अधिनियम के तहत सीनियर सिटीजन के रूप में योग्य है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह तर्क गलत था। परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार कर लिया, हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और बेटे द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने उसे 30 नवंबर 2025 को या उससे पहले परिसर खाली करने का वचन देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। ऐसा न करने पर न्यायाधिकरण के मूल आदेश पर तुरंत अमल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि राज्य अपने क्षेत्र में निर्मित वस्तुओं और अन्य राज्यों से लाई गई वस्तुओं के बीच भेदभाव नहीं कर सकते। कोर्ट ने राजस्थान सरकार की 9 मार्च 2007 की अधिसूचना रद्द कर दी, जिसमें स्थानीय एस्बेस्टस शीट निर्माताओं को वैट से छूट दी गई थी, जबकि अन्य राज्यों से लाई गई समान शीट्स पर पूरा वैट लगाया जाता था।
कोर्ट ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है क्योंकि इससे अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर आधारित अवरोध खड़ा हुआ। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अनुच्छेद 301 के तहत पूरे भारत में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र होना चाहिए और कर को भेदभाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। राज्य अपने वित्तीय कानून इस प्रकार बना सकते हैं कि बाहर से आने वाले माल और स्थानीय माल पर समान कर भार पड़े, परंतु असमान भार भेदभाव कहलाएगा। बेंच ने जिंदल स्टेनलेस एलटीडी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और श्री महावीर ऑयल्स मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि राजस्थान की अधिसूचना शत्रुतापूर्ण और संरक्षणवादी थी, किसी वैध तर्क पर आधारित नहीं थी और वर्षों तक अंधाधुंध छूट देती रही। अंततः इसे अनुच्छेद 304(a) का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित किया गया और अपीलें स्वीकार कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओबुलापुरम खनन मामले में अवैध अतिक्रमण और खनन गतिविधियों की सीमा की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस सुधांशु धूलिया होंगे। आंध्र प्रदेश राज्य में पट्टे वाले क्षेत्रों और आरक्षित वन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया पूर्व जज सुप्रीम कोर्ट समिति के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी के अध्यक्ष द्वारा नामित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति सीईसी का एक सदस्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का ना हो। सचिव पर्यावरण वन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार, उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का ना हो। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक नामित व्यक्ति जो उस विभाग के सचिव द्वारा नामित हो। सचिव राजस्व विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार या उनके द्वारा नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे का ना हो और समिति के संयोजक सह सचिव के रूप में कार्य करेंगे। समिति को 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस मामले में कर्नाटक के पूर्व पर्यटन और अवसंरचना मंत्री गली जनार्दन रेड्डी भी अभियुक्तों में से एक हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने आंध्र प्रदेश के आयुक्त और खान एवं भू विज्ञान निदेशक के 18 सितंबर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए ये आदेश पारित किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की ओर झुकाव दिखाया। अगर राज्य सरकार ने इस पर कोई नियम नहीं बनाए हैं, कोर्ट ने कहा कि 1 महीने का समय दिए जाने के बावजूद सरकार ने बाइक टैक्सी के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अप्रैल में बाइक टैक्सी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था, जब तक कि राज्य सरकार इसके लिए नियम नहीं बना लेती। इस फैसले के खिलाफ ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों ने अपील की थी, जिन्होंने तर्क दिया था कि बाइक टैक्सी सेवाएं शहरों में आवश्यक और कानूनी हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए एक कानून पेश किया है, जिसका नाम कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्क्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एक्ट 2025 है। चीफ जस्टिस भिवु बकरू ने कहा, हम इस स्तर पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। हमने सरकार को सवारियों के लिए पॉलिसी बनाने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन कुछ नहीं किया गया। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने तर्क दिया कि नया कानून गिग वर्कर्स की रक्षा करेगा, जिसमें बाइक टैक्सी ड्राइवर भी शामिल हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है और राज्य सरकार से कहा है कि वे बाइक टैक्सी ड्राइवरों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई न करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन को इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने हुसैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अंकित शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान हुई थी। दिल्ली पुलिस की जांच में पाया गया कि शर्मा को एक भीड़ ने निशाना बनाया था, जिसने उन्हें जाफराबाद में एक घर में घसीट लिया था। पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित कई लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया है। दिल्ली की कड़कड़ डूमा अदालत ने मार्च 2023 में ताहिर हुसैन और 10 अन्य के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलत्स्य प्रमाशला ने कहा था कि सबूतों के अनुसार ताहिर हुसैन ने हिंदुओं को मारने के लिए उकसाया था और भीड़ को हिंदुओं को न छोड़ने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि हुसैन और अन्य पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 153A, 302 और 120B के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हुसैन ने अपनी जमानत याचिका में तर्क दिया था कि वह 5 साल से अधिक समय से जेल में है और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के स्वामित्व वाली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के खिलाफ IRS अधिकारी समीर वानखेड़े दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सीरीज पर स्थायी रोक, घोषणा और हर्जाना समेत कई मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। वानखेड़े ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि रेड चिलीज द्वारा निर्मित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित की गई वेब सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड झूठी, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक सामग्री प्रस्तुत कर रही है। इस सीरीज के जरिए मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों की छवि को गुमराह करने वाले और नकारात्मक रूप में दिखाया गया है, जिसकी वजह कानून लागू करने वाली संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर होता है। समीर वानखेड़े का यह भी आरोप है कि यह सीरीज जानबूझकर उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण और अपमानजनक ढंग से तैयार की गई है, जबकि समीर वानखेड़े और आर्यन खान से संबंधित मामला वर्तमान में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट और मुंबई की NDPS की विशेष अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा याचिका में सीरीज के एक क्लिप का जिक्र किया गया है, जिसमें एक पात्र को सत्यमेव जयते कहते हुए दिखाया गया है और उसके तुरंत बाद वह पात्र अश्लील इशारा करते हुए दिखाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा रहे नारे का अपमान है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही सीरीज की सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता अब BNS की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करती है, क्योंकि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग कर राष्ट्रीय भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता समीर वानखेड़े ने इस मानहानि के मामले में 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग करते हुए कहा कि इस राशि को टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर मरीजों के इलाज के लिए दान किया जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दवा निर्माताओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा कि दवा और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और इसके नियमों के तहत लाइसेंस रद्द करने या उत्पादन रोकने के आदेश से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इस मामले में अधिकारियों ने बिना नोटिस दिए उत्पादन रोकने का आदेश दिया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों ने टेपेंटोडोल और कैरेसोप्रोडोल के संयोजन वाली दवाओं के निर्माण के लिए अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। इसके बावजूद अधिकारियों ने सभी दवाओं के उत्पादन पर रोक लगा दी। न्यायालय ने माना कि यह कार्रवाई अत्यधिक और अवैध थी। न्यायालय ने उत्पादन रोकने के आदेश और अपीली आदेशों को रद्द कर दिया। हालांकि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस के आधार पर नए सिरे से कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी गई है। ज़्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल वेब रिसर्चर मेधा अरोड़ा।
Yes. So the petitioners in the case were pharmaceutical companies holding valid manufacturing licenses under the Drugs and Cosmetics Act 1940. Following a central government advisory in February 2025 directing immediate withdrawal of the permission to manufacture all combinations of tapentadol and carisoprodol, the petitioners surrendered their licenses to produce those drugs. However, subsequent joint instructions by CDSCO and the Maharashtra FDA directed the companies to stop all production and not just the banned combinations. Show cause notices under Rule 85, Section 2 of the Drugs and Cosmetics Rules 1940 were issued only after the stop production orders. Appeals before the State Minister were dismissed in July 2025, prompting writ petitions. Petitioners argued that the stop production orders violated Rule 85-2 and the principles of natural justice as no pre-decisional hearing was given. They had already surrendered the controversial licenses, hence prohibiting the production of all medicines was excessive and harmful. Respondents justified the order citing deficiencies in compliance, misuse of drugs and urgent public health concerns. They argued that inspection reports revealed irregularities in supply to local markets, warranting immediate suspension. The court emphasized that Rule 85-2 mandates a show cause opportunity before suspending or cancelling a license or ordering the stoppage of manufacturing. Passing stop production orders prior to issuing show cause notices was a flagrant violation of statutory requirements and the principles of natural justice. Administrative urgency could not override statutory safeguards. Since the petitioners had already surrendered licenses for the disputed combinations, extending prohibition to all products was arbitrary and disproportionate. The court quashed the stop production orders and the appellate orders in both petitions. However, it clarified that authorities remain free to proceed afresh on the pending show cause notices under Rule 85-2 in accordance with the law. Thus, the writ petitions were allowed and the orders set aside. बहुत शुक्रिया मेधा, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.